This conference will now be recorded. अद्य शनिवासर पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढवाणी प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छन्ति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं समाम्यहम्। शान्ति शान्ति। भैषच्चक्रीणितद्रव्यभागोऽपि एकादशो हि यः वणिभ्यो गृह्यते वैद्यैः रुद्रभागसञ्च। तुम इसी के बारे में बहस कर रहे थे और अभी जिन व्यापारियों से हम ये लाते हैं भेषज लाते हैं वो हमें 15-20% प्रति कमीशन देते हैं। तो एक बात होनी है कि यहाँ रुद्रांश जो है रुद्रभाग वो 11% इतना ही बता गया है। तो शायद हम उनसे ये बात करें और 11% तक ही सीमित इस प्रकार से रखें। प्रगृह्यादिकं रुद्रांशं यो समीचीनम् औषधं दापयेत् लुब्धधीर्वैद्यः स स्यात् विश्वासघातकः। तो उससे ज्यादा अगर रुद्रांश लेता है और असमीचीन औषध देता है जो अच्छा नहीं है इस प्रकार का औषध देता है, लुब्धधीः वैद्यः जिसकी जिसका मन बुद्धि लोभी इस प्रकार की है, सस्यात् विश्वासघातकः, तो वो विश्वासघातक बताया। और इसमें काफी दिलचस्प किस्से सुनाई देते हैं। भारतीय विद्यापीठ में एमबीबीएस में एक छात्र ने एडमिशन ले लिए करीबन 10 बरस पहले की बात है। उस समय उसका डोनेशन 80 लाख था
और एक मध्यस्थ उनके लिए काम कर रहा था। ये बिहार का कोई छात्र था, तो वो 80 लाख कैश लेके आया और रास्ते में लूटा गया। उसने यहाँ पे आकर बता दिया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं लूट गया इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि अगर पैसे नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसने पूछा कि अगर मैं फिर से पैसे लेके आऊं तो चलेगा क्या, आप रुक सकते हैं क्या? हाँ, रुक सकते हैं। कितने दिन लगेगा? 3-4 रोज की बात है, 3-4 दिन में वापस आऊंगा। वो वापस पैसे लेके आया, एडमिशन हुई, और फिर बहुत बार फेल होकर भी 8-9 बरस में वो एमबीबीएस हो गया। अब ये होने के बाद ये जो मध्यस्थ था उसको उन्होंने विमान का टिकट भेजा कि आप उसकी शादी है उसमें जरूर आ जाइए, इस प्रकार से। तो वो शादी के लिए गए। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या आगे क्या करने वाले, एमबीबीएस तो हो गया इसका। तो बोला क्या करने का है? घर का बड़ा कारोबार है, तो कारोबार ही देखेगा। और शुरू से ये प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ, हॉटस्पॉट्स के जरिए करवाता हूँ, वो बेटर ऑप्शन है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कमर्शियलाइजेशन इस प्रकार से जो हो गया है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। पहले जमाने में जिस प्रकार से चलता था गुरुकुल सिस्टम थी, और विद्या सभी के लिए मुफ्त थी। उसमें अमीर गरीब या उच्च वर्णीय नीचे वर्णीय इस प्रकार का कुछ नहीं था। और छात्र या उसके माता पिता, उनकी जितनी आमदनी है उसके हिसाब से लोगों को पैसे, गुरुजनों को पैसे देते थे। तो जो अमीर है वो ज्यादा दे सकते थे इस प्रकार से। तो यही सिलसिला अच्छा है, यही होना चाहिए वास्तव में। सबके लिए शिक्षा उपलब्ध हो, मुफ्त में उपलब्ध हो।
ऐसा जरूरी इस प्रकार का रहेगा। फिर हर एक की वही क्षमता नहीं रहेगी। हर एक का हर एक की मति विभिन्न विषय में रहेगी या फिर टेक्निकल काम में भी रहेगी। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरीके से अगर आप प्रामाणिकता से पैसा कमाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। चाहे पैसा कम भी मिले तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ है ऐसे कि पैसों को प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई है। अगर आप धनवान है तो आपके लिए रिस्पेक्ट है, आपके लिए प्रतिष्ठा है, आपके लिए सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। और फिर किसी भी तरीके से पैसा कमा के आप इसके हकदार बन सकते हैं, आपको ये सब मिल जाता है। और काज काम में उच्च नीचता बताई जाती है। कोई चमार है, कोई और घर में काम करने वाली औरत है, तो ऐसा माना जाता है कि ये कनिष्ठ दर्जा का, हीन दर्जा का काम है इस प्रकार से। अब अगर आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो आपका काम प्रशंसनीय इस प्रकार का है। और फिर उन लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, बाकी लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। अर्थबंधु वयो विद्या वृत्ति पूजा यथोत्तरम एक सुभाषित अष्टांग संग्रह में आया है। इसमें संपत्ति से जो अधिक है वो सबसे कनिष्ठ आदरणीय है। उससे भी ज्यादा जो हमारा बंधु है वो ज्यादा आदरणीय होना चाहिए। उससे भी ज्यादा जो उम्र में हमसे ज्येष्ठ है वो आदरणीय है। उससे भी ज्यादा जो विद्यावान है वो भी आदरणीय है। और उससे भी ज्यादा वृत्त जिसका आचरण अच्छा है वो सबसे ज्यादा पूजनीय इस प्रकार का। तो आचरण को महत्व होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। फिलहाल धन को इतना महत्व प्राप्त हो गया है कि आप धनवान है तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, नहीं तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा इस प्रकार से। और फिर आपके अनुयायी रहेंगे वगैरह। तो ये बात बदलनी चाहिए। और विद्या का जो कमर्शियलाइजेशन इस प्रकार का हो गया है वो बात बंद होनी चाहिए। विद्या सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध हो, केवल गुरु दक्षिणा जो जितनी दे सके वो उतना जितनी दे दे, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए उसमें। लेकिन ऐसा होता है कि विद्या इतनी आसानी से मिलती नहीं है। अमीर लोगों को ही मिल सकती है, बाकी लोगों को काफी मुश्किलें हो जाती है इस प्रकार से। और फिर राजकारणी लोगों को जातीयता का राजकारण तो चाहिए ही, तो उनको ये मुद्दा एक मिल जाता है इस प्रकार से। तो मूल रूप से सभी राष्ट्र के विषय में चिंता होनी जरूरी है, विचार विमर्श होना जरूरी है। और चाणक्य के अनुसार गुरु अध्यापक जो है वही राष्ट्र को निर्माण करता है, क्योंकि छात्र सभी उसके हाथ में है। अब इनकी अध्यापकों की स्थिति दयनीय है। ये पुराने जमाने में राजाओं का कर्तव्य था कि वो देखे कि जो गुरुकुल चल रहे हैं उनके अध्यापकों को कुछ कमी महसूस न हो। अभी शायद इंडस्ट्री इसके लिए सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री को अच्छे लोग चाहिए। और अभी का जो एजुकेशन है वो केवल पुस्तकी एजुकेशन इस प्रकार का है, उसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। तो इंडस्ट्री को इन लोगों को प्रैक्टिकल सिखाना पड़ता है, तभी वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। दर्शन शंकर की एक अजीब बात है। जब वो बीएससी हुआ तो असंतुष्ट रहा कि ये केवल किताबी इस प्रकार की पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं है उसमें। तो जाकर वाइस चांसलर को
मिला कि मुझे ये पसंद नहीं है और प्रैक्टिकल एजुकेशन होना चाहिए। तो वाइस चांसलर ने कहा तुम तो अभी अभी पास आउट हुए हो और तुम्हें क्या अनुभव है, तुम्हारी क्या सोच है। तो मैं कुछ तुम्हें एंटरटेन नहीं करना चाहता, आप निकल जाओ। तो वहां से निकल कर राज्यपाल के यहाँ गया सीधा और राज्यपाल के भेंट किया और उनको भी ये बताया। राज्यपाल तो सभी वाइस चांसलर्स थे मुख्य इस प्रकार के होते हैं। आलियावर्जन उस समय में राज्यपाल थे। तो उन्होंने सुन तो लिया और बताया कि ठीक है, लेकिन सिर्फ इस प्रकार से निंदा करने से कुछ नहीं होगा। तो ठोस कुछ लिख के लाओ कि कैसा होना चाहिए कोर्स। तो इसने कुछ लिखकर दूसरे दिन दे दिया उसको। तो बोले नहीं नहीं, ये तुम्हारा कुछ अनुभव नहीं है इस क्षेत्र में, तुम ऐसा करो। मधु दंडवत है, मुझे अभी पका याद नहीं, लेकिन शायद मधु दंडवत है। उनके पास जाओ और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके लेके आओ, उनकी मदद ले लो, तुम्हें कुछ पता नहीं है इस प्रकार से। तो वो बॉम्बे में रहते थे, ये उस समय पुणे में था। तो वो पुणे में उनका कुछ लेक्चर हुआ, वो लेक्चर सुनने के लिए वो गया। लेक्चर के बाद मिला उनको और ये बात बताई कि ऐसा ऐसा है, मुझे राज्यपाल ने आपके पास भेजा। तो बोले ये काम इतना आसान नहीं है, तुम्हें मेरे बम्बई के ऑफिस में आना पड़ेगा और वहां रहना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने 50 रुपए जेब से निकाल के दे दिए उसको। नहीं, मधुदंड होते नहीं, विमल दांडेकर, अर्थतज्ञ विमल दांडेकर, इनकी बात उन्होंने की। तो फिर ये विमल दांडेकर के पास चला गया। वहां उन्होंने किसी आदमी को ये काम सौंप दिया कि इसको ये बनाना है, इस प्रकार के एक कोर्स बनाना है इस प्रकार से। तो 1.5 महीना वहां पे रहकर एक पूरा 40 पृष्ठों का डॉक्यूमेंट बन गया। क्या कोर्स कैसा होना चाहिए इस प्रकार से। तो वो होने के बाद वो फिर से राज्यपाल के पास गया। राज्यपाल ने कहा ये ठीक है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी को इसको एक्सेप्ट करना है, तो आप बम्बई यूनिवर्सिटी में ट्राई करो। तो फिर वहां काफी बहस हुई और ढांचा क्या होना चाहिए, ये इसको क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे, डिप्लोमा कहेंगे वगैरह। तो इसको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कहा गया। क्योंकि इसका कहना था इसमें 2 ही पेपर रहेंगे, बाकी 6 प्रैक्टिकल्स रहेंगे, जो अभी के कहीं सिलेबस में बैठते नहीं थे। लेकिन फिर बहस हुई कि इसको चंदा कौन देगा, पैसा कैसा मिलेगा इसको, और बगैर पैसों के कोर्स तो नहीं चला सकते इस प्रकार से। तो ये बोल रहा था कि आप केवल इन प्रिंसिपल मान्यता दे दो, बाकी आगे देखेंगे क्या होता है। तो बहुत बहस के बाद इन प्रिंसिपल मान्यता दी गई। फिर वो एक दिन पुणे में था एक्चुअली। तो राज्यपाल का फोन आया उसको कि तुरंत राज्यपाल ये राजभवन में चले आओ, या उनके नजदीक है। वहां गया तो उन्होंने बता दिया कि नूरुल हसन उसमें शिक्षा मंत्री थे। तो वो पुणे आने वाले हैं, तुम एस्कॉर्ट करो उनको विमानतल से राजभवन। और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें उन्हें कन्विंस करना है कि सरकार इसके लिए ग्रांट दे देगी। अगर ये कोर्स कोई यूनिवर्सिटी चलाती है तो सरकार इसके लिए ग्रांट दे देगी, पौना घंटा तुम्हें मिलेगा। वहां भी तुरंत निकलना पड़ेगा, गाड़ी है तैयार। तो
तुम वहां पे जाओ। तो जाकर मिला नूरुल हसन को एस्कॉर्ट किया, और फिर पौने घंटे में उसको कन्विंस किया कि गवर्नमेंट ग्रांट दे देगी। जीआर निकला। फिर बम्बई यूनिवर्सिटी में कोर्स शुरू हुआ, 2 बरस का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अब दर्शन शंकर को क्या कहेंगे, ये बड़ी मुसीबत है। उसका तो केवल बीएससी था, तो उसको कोऑर्डिनेटर बनाया गया कोर्स का। और बाकी लोगों को पढ़ाने के लिए ले लिया। कोर्स अच्छा चला। और सभी के इंडस्ट्री ने पिकअप कर लिया। जितने भी छात्र उत्तीर्ण हुए उन सभी को इंडस्ट्री ने पिकअप किया, और वो अभी अच्छे अच्छे पोजीशंस में है। तो इसने जिक्र किया कि फिर अभी हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, 2 बरस की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो बोले फिर से वो अगर इक्वालिटी देनी है दूसरे कोर्स के साथ, समकक्षता होनी है, तो ये पैटर्न नहीं चलेगा। अब पार्ट पेपर्स रखने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल कुछ नहीं रहेगा। तो ये तंग आ चुका है। बोला कि मैंने ये सब प्रयास किया है, इसलिए किया कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, लोगों का रिस्पांस अच्छा है, लोगों को अच्छी नौकरी मिल गई है, इंडस्ट्री भी खुश है। बोले नहीं, ये तो नहीं बैठेगा। अगर आपको समकक्षता देनी है तो 8 पेपर्स रखने पड़ेंगे। तो इन्हें रिजाइन कर दिया कोऑर्डिनेटरशिप से। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। एक यूनेस्को से उसको ऑफर आई थी श्रीलंका में कोई जॉब के लिए, दर्शन शंकर को। और दूसरी ऑफर टाटा ने दे दी थी। कर्जत के यहाँ नजदीक कशेले करके है, आदिवासियों के लिए काम करने के लिए। तो फिर उसने दूसरा ऑप्शन चुन लिया, आदिवासियों के लिए काम करने। और एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ये संस्था वहां पे एस्टेब्लिश की। 5 बरस वो आदिवासियों के साथ जंगल में रहा। और फिर बेसिक इशू था कि आर्थिक स्तर उनका कैसे ऊंचा किया जाए। तो उसका कहना है कि ये आंवला कैंडी उसकी खोज है, दर्शन शंकर की खोज है। क्योंकि आंवला मिलता था लेकिन वैल्यू एडिशन नहीं होता था, तो वैल्यू एडिशन करके बेचना उसने शुरू कर दिया। और फिर उनके आरोग्य की समस्याओं के लिए वो पहले एलोपैथी के डॉक्टर्स को उन्होंने बुलाया। फिर पता चला कि लोगों को काफी आयुर्वेद के बारे में जानकारी है और उनको ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है डॉक्टर्स की। तो फिर आयुर्वेद की तरफ वो मुड़ा। और पोदार के लोगों को बुलाया कैंप के लिए, मेडिकल कैंप के लिए। तो वहाँ की बड़ी समस्या वर्म्स की थी। तो उसने पूछा कि अच्छी दवा क्या है वर्म्स के लिए। तो पोदार के जो लोग थे उन्होंने कहा पिपरजाइन साइट्रेट। बोले ये तो एलोपैथी की दवा हो गई, आयुर्वेद की दवा क्या है? बोले, हम नहीं प्रैक्टिस नहीं करते आयुर्वेद, हमें तो कुछ पता नहीं। फिर संयोग से रमेश नानल से बात हुई, उनसे मुलाकात हुई। और फिर रमेश नानल ने कहा कि तुम ऐसा करो कि जो शुद्ध आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है उन्हीं के पास जाओ। वो अपने नाम पे वैद्य लिखते हैं, डॉक्टर नहीं लिखते। और आयुर्वेद के लिए ऐसा लिखते हैं। तो फिर उसने इस प्रकार से ढूंढना आरंभ किया। तो कोलटकर सर, वेलणकर मैडम, महकूब और बाकी बहुत सारे लोग मिल गए। वेलणकर मैडम ने भी उसके साथ बहुत काम किया, रमेश नांदल ने भी उसके साथ बहुत काम किया। और फिर उसको फॉरेन फंड्स मिल गए। बेंगलोर में जगह मिल गई और वो वहां से शिफ्ट हुआ बेंगलोर में। उसने शादी की, वो भी एक वैद्य से की। और फिर अभी उसके तो लड़के लड़कियां इस प्रकार के हैं। एक लड़का आयुर्वेद में एमडी हो चुका है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि विजन होनी चाहिए।
और फिर वहां भी ये FRLST फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस इसकी स्थापना की। फिर ये IAIM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने अस्पताल खुलवाया, उसको टाटा से ग्रांट मिली। मैं वहाँ कंसल्टिंग के लिए जाता था महीने में एक बार। 2008 में जब मैंने इस्तीफा दे दिया टीमावी से, तो उसका कहना था कि तुम 3 महीने में 10 दिन के लिए आओ या हर महीने 3 दिन आओ, इस प्रकार से। क्योंकि उसने त्रिस्कंद कोश का कार्य देखा था। तो मैंने कहा 10 दिन तो मेरे लिए रुकना बहुत मुश्किल है, तो मैं 3 दिन आऊंगा महीने में। फिर ये 3 दिन का 2 दिन हो गया, फिर एक दिन हो गया, अभी 1.5 दिन, इस प्रकार का सिलसिला चल रहा था। लेकिन पिछले लॉकडाउन से सब बंद हो गया। अभी 1.5 बरस में मैं वहां नहीं गया हूँ। लेकिन ये बात उसमें सही है कि जो विजन है वो एक अलग ही चीज है। जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार इस प्रकार से अगर करना है देखो में और विदेशों, तो एक नीति होनी चाहिए। और मेरे मन में उसके बारे में स्पष्टता है। जब तक हम एक्यूट कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैंडल नहीं करेंगे, लाइफ थ्रेटनिंग केसेस हैंडल नहीं करेंगे, तब तक समाज में मान्यता नहीं मिलेगी। उसके लिए क्या चाहिए? तो अच्छे वैद्य चाहिए। अच्छे वैद्य बनने के लिए क्या चाहिए? तो मूल ग्रंथों का अध्ययन और प्रैक्टिस, और एक मानसिक क्षमता, जहाँ ठीक है हम करेंगे, इस प्रकार का। उसके जरिए मैंने गुरुकुल के बारे में सोचा। तो मूल ग्रंथों का अध्ययन अच्छे तरीके से हो। ये जो अभी प्रयास चल रहा है मूल ग्रंथों का इस प्रकार से पठन करना, और फिर उसके बारे में विचार विमर्श प्रैक्टिकल जो है वो बताते रहना, ये एक अच्छा तरीका इस प्रकार का है। जिससे अच्छे वैद्य बनेंगे। जब ये संख्या बढ़ेगी तो अपने आप समाज में परिवर्तन आएगा। लोगों को रिजल्ट चाहिए, किसी भी तरीके से आप उनको रिजल्ट देते हैं तो वो आपके पीछे दौड़ते हैं। अभी सिम्टोमेटिक रिलीफ का बोलबाला है। अगर आप सिम्टोमेटिक रिलीफ भी दे देंगे तो भी लोग मानेंगे। लेकिन मूल रूप से चिकित्सा करना आयुर्वेद में पॉसिबल है, और उन दोनों पर अगर हम जिक्र करेंगे कि मूल रूप से लोगों की भी चिकित्सा हो और सिम्टोमेटिक रिलीफ भी हो, तो पूरा विश्व हमारे कब्जे में आ सकता है। कोलटकर सर का यही कहना था कि आयुर्वेद पूरे विश्व में प्रथम पसंदी का वैद्य बन जाए। और हम सभी उनके छात्र उनके उस सपने को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। तो ये बात अगर होनी है तो मूल ग्रंथों का अध्ययन
और उसके साथ प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें चलती रहनी चाहिए। अब ये रुद्रांश और धन्वंतरी अंश, इसके आधार पर हमारा प्रैक्टिस का मकसद क्या है, ये एक बार देख लेना जरूरी है। मेडिकल प्रोफेशन एक नोबेल प्रोफेशन मानी जाती है, एक आदर्श इस प्रकार का व्यवसाय है। और वो किस लिए कि इसमें पैसा है, इसमें प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, आदर है, समाधान है, सबसे आम मुद्दा। नहीं जीवित दानाति दानम अन्यद विशिष्यते, जीवित दान से कुछ दो ही, दूसरा कोई दान इस प्रकार का नहीं। तो इसलिए मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत अच्छा प्रोफेशन इस प्रकार का माना जाता है, और बहुत सारे लोगों की, छात्रों की अपेक्षा रहती है कि वो उत्तम प्रैक्टिशनर बने इस प्रकार से। लेकिन जैसे ये कमर्शियलाइजेशन होना आरंभ होगा, जैसे पैसा ही सर्वस्व बन गया, वैसे इस प्रोफेशन की प्रतिष्ठा निकलती गई। और फिलहाल बहुत सारे छात्र एमबीबीएस या बीएमएस को छोड़ के इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, क्योंकि वहां जल्दी कमाना आरंभ होता है और आमदनी भी अच्छी रहती है। मेडिकल प्रोफेशन में अगर आपके परंपराओं में कोई वैद्य नहीं है, घराने में वैद्य नहीं है, तो आपको पांव जमाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी दिन बिताने पड़ते हैं। और खास करके आयुर्वेद के लिए तो ये परिस्थिति बहुत गंभीर थी 40-50 बरस पहले। मैंने जब प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया, तो घर वाले भी मेरे खिलाफ थे। वो सोच रहे थे ये क्या कर रहा है, पागलपन, आयुर्वेद की प्रैक्टिस चलेगी क्या, बेहतर है एलोपैथी की प्रैक्टिस करे और पैसा कमाना आरंभ करे वगैरह इस प्रकार से। तो मैंने कहीं कुछ ध्यान नहीं दिया, मैंने तो निर्णय कर लिया था पक्का कि मैं आयुर्वेद ही करूंगा। और काफी स्ट्रगल करना पड़ा, वो तो होता ही है इस प्रकार से। तो फिर भी उसका जो समाधान है वो एक अलग चीज है। पैसा मिलना, ये पैसा आनुषंगिक फल होना चाहिए, तो डॉक्टर सर कहा करते थे कि हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो पैसा आता रहता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको पैसा मिल के ही रहेगा। आप प्रामाणिकता से सामने बैठे हुए मरीज को न्याय दे दें कि उसमें जो पॉसिबल है ज्यादा से ज्यादा वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोग से मुक्ति हो, चाहे वेदनायाश्च निग्रह, व्याधिस्तत्त्वपरिज्ञानो वेदनायाश्च निग्रह, इतना ही हो। लेकिन जो उस मरीज के लिए पॉसिबल है वो हमें करना है, हमारा कर्तव्य प्रामाणिकता से करना है। तो पैसा मिलता है और पैसों के अनुसार बाकी सुख भी आपको मिल जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन संतोष तृप्त होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है, इसमें लालच तो बढ़ती ही रहती है। तो हमारे सामने नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति जैसे आदर्श होने चाहिए कि बिल्कुल साथी इस प्रकार की जीवन शैली और ऊंची इस प्रकार की विचारसरणी। तो ये अगर होता रहेगा तो समाधान मिलेगा, नहीं तो हम असमाधानी इस प्रकार से रहेंगे। और रुग्णों को ठीक करना यही इतना बड़ा समाधान है कि उसके आगे बाकी कुछ चीजों का मोल इस प्रकार का नहीं। तो
अगर पैसे कमाने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, अभी लोगों के सामने आदर्श क्या होते हैं कि अरे ये वैद्य है ना, ये बहुत अच्छा खासा कमाता है और इसलिए उसके पास जाएंगे। उसके जैसे पैसे कमाएंगे इस प्रकार से। तो ये विचार ही गलत है। वो अच्छा खासा कमाता है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अच्छी है, उसका निदान अच्छा है, चिकित्सा अच्छी है, इसलिए उसके पास जाना है, वो सीखना है। और प्रैक्टिस होगी तो पैसा अपने आप आएगा ही। साउंड इज ओके। नहीं तो रिज्वाइन करो अगर प्रॉब्लम साउंड में है तो। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, हमारा मकसद क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भली भांति सोचे। अभी जो छात्र आयुर्वेद में आते हैं, पुणे में रहते हैं और फिर भी आयुर्वेद कुछ करते नहीं है, सीखते नहीं है, वो रियली दुर्भाग्यशाली है इस प्रकार। पुणे में तो बहुत अच्छा माहौल है आयुर्वेद का, और आपको मूल ग्रंथ पढ़ने वाले भी मिलेंगे, आपको प्रैक्टिशनर्स अच्छे भी मिलेंगे। और पुणे में रहकर अगर आपका इसका फायदा नहीं उठाते हैं, तो आप जैसा मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। जिनको जब ये पता चले कि अरे ये ऐसी स्थिति है, तो प्रथम ईयर से, फर्स्ट ईयर से ही प्रैक्टिशनर्स के पास जाना आरंभ कर देना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आप वो भूलते नहीं है एक्चुअली, चाहे उस समय में कुछ भी पता नहीं चल रहा हो फर्स्ट ईयर में। पिघली हुई इस प्रकार की कोई केस थी, इस प्रकार का कुछ निदान सर ने किया था और इस प्रकार की चिकित्सा दी थी जिससे काफी लाभ हुआ था, ये तो आपके ध्यान में रहेगा। कोलटकर सर ने शुरू में, उनके पास तो छात्र आते ही थे उनके लिए, लेकिन कई छात्रों को उन्होंने दूसरे वैद्यों के पास भी भेजा। तो मामा जोशी करके, चंद्रशेखर जोशी ख्यातनाम चिकित्सक थे, और उनकी परंपरा थी, गणेश शास्त्री जोशी की परंपरा में थे। तो कोलटकर सर ने एक छात्र को उनके पास भेजा, फर्स्ट ईयर का था, तो उन्होंने ठुकरा दिया। उसको वापस भेज दिया। उसको एनाटॉमी मालूम नहीं है, फिजियोलॉजी मालूम नहीं है, निदान मालूम नहीं है, चिकित्सा मालूम नहीं है, तो तुम क्या सीखोगे इस प्रकार से। वापस भेज दिया। कोलट सर को जब ये पता चला, तो वो खुद उस छात्र के लेकर फिर से मामा जोशी के पास गए, और फिर उन्होंने मामा जोशी के सामने कह दिया कि ये आपके पास आएगा, आपका आपकी अनुमति हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, ये आपके पास आएगा, ये मेरा कहना है, इस प्रकार से। फिर कोलटकर सर का तो उतना वजन था, तो उन्होंने बात मान ली चंद्रशेखर जोशी ने, और फिर वहां छात्रों की परंपरा शुरू शुरू हो गई फर्स्ट ईयर से लेके। जब उनको पता चला मामा जोशी को कि नहीं, कोलटकर सर कह रहे हैं वो सही है, इस प्रकार से। तो ये एक मानसिकता उस जमाने में थी, केवल घरानेशाही चल रही थी, जिनके घरानों में आयुर्वेद है। ये गणेश शास्त्री जोशी जी परंपरा, उनकी भी मूल परंपरा लावगनकर परंपरा, और उसका दूसरा ऑप्शन नानल परंपरा। और फिर नानल परंपरा में मधुवन्ना नानल, पुरुषोत्तम शास्त्री नानल, और फिर उनके बेटे बापू नानल, ये रमेश नानल, विलास नानल वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। और अभी उनकी अगली पीढ़ी आ गई, सत्यव्रत नानल, आशुतोष नानल वगैरह। तो ये केवल परंपरा वाले वैद्य ही उस जमाने में थे, बाकी
DSSC, BA, BAMS वगैरह जो कोर्स करके जो छात्र तैयार हो रहे थे उनमें से कोई वैद्य नहीं बनता था। तो कोलटकर सर ने ये महत्व समझा कि प्रैक्टिशनर्स अच्छे होने चाहिए, इसलिए छात्रों को प्रैक्टिशनर्स के पास जाना जरूरी है। एक तो थियोरेटिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने खुद पढ़ाना आरंभ किया अपने घर पे। और मैं उनके पास जाता था तो मैंने अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11वां अध्याय दूसरा अध्याय शुरू में मेरे ख्याल में किया था, उसकी टीका वाचन मैंने कोलटकर सर से सीखने की कोशिश की थी। ज्यादा दिन नहीं चला क्योंकि ये सुबह वाली क्लिनिक थी, वो उन्होंने बाद में बंद कर दी और सिर्फ शाम की क्लिनिक चालू हो रही। और मेरे ख्याल में 1975 से कोलटकर सर की प्रैक्टिस ने एकदम जोर पकड़ लिया शाम की प्रैक्टिस के बारे में। और फिर ये टीका पढ़ाना वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहा। क्लिनिक में आओ, प्रैक्टिकल देखो, बस ऐसा ही रहा। और मैं संयोग से फणसलकर जी के यहाँ गया अशोक परांजपे के साथ, और कब मैं उनके यहाँ आकृष्ट हो गया और वहीं पे लग गया मुझे भी याद याद नहीं है। लेकिन उस समय फणसलकर की उम्र 75 थी। उन्होंने प्रैक्टिस काफी कम कर दी। फिर भी जो मुझे विचार धन उनसे मिला उससे मैं संतुष्ट हूँ। वैसे प्रैक्टिकल मैंने ज्यादा किया ही नहीं। अभी मेरी प्रैक्टिस को 40 बरस हो गई है, ये अलग चीज है। लेकिन विद्यार्थी अवस्था में मैंने सिर्फ 3 कैंसर के मरीज देखे थे, 3 वमन देखे थे। मेरे दिए हुए वमनों की संख्या हजारों में है, मैंने ट्रीट किए हुए कैंसर की संख्या हजारों में है। हाँ, जस्ट फॉर स्कंद कोश इज अवेलेबल नाउ, लक्षण कोश सध्या लगेच मिळतील, ऑनसेट हेतु कोश वगैरह एक्सेट्रा 30,000। तो ये अभी वैभववाणी ने मैंने मालूम है जेएसवीसी में डाला, मैंने स्टार करके रखा है। मैं जेएसवीसी तुम मुझे शेयर करो, जेएसवीसी जेएसएस में। तो ये अच्छी बात है कि त्रिस्कंद कोश पब्लिश हो रहा है फिर से, और ये 27,000 रुपए में मिलेगा तीनों का। हमने उस जमाने में 32,000 का अलॉन्ग विद डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर 24,000 में लिया, तो उसको भी अभी 13-14 बरस हो गए। 2008 में औषध कोश पब्लिश हुआ था। तो और 2004 में लक्षण कोश पब्लिश हुआ, 2002 में लक्षण कोश, 2004 में हेतु कोश। तो सभी वैद्य ये खरीदे। हमारे ग्रुप के जो है सभी वैद्य वो तो उसको खरीदे, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और बाकी लोगों तक भी ये न्यूज पहुंचा दे कि ये त्रिस्कंद कोश अवेलेबल हो रहा है। मैंने काफी कोशिश की थी उसके अवेलेबिलिटी के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था तो मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन फिलहाल अगर मिल रहा है तो वैद्यों का कर्तव्य है कि वो परचेस करे और उसका प्रयोग करना आरंभ करे। अभी ये प्रातिपदिक कोश के जरिए डिजिटल वर्जन बन जाएगी और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही अवेलेबल होगा। और ये तिस्कंद कोश से काफी आगे है। तो उसका फायदा तो जरूर मिलने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी अभी तिस्कंद कोश को खरीदे और सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाते रहे, या अच्छा इस प्रकार। तो मेरे कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उस समय में प्रैक्टिस, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना काफी मुश्किल था। ये भी
थियोरेटिकल नॉलेज के बारे में भी मुश्किलता थी और प्रैक्टिस के बारे में भी काफी मुश्किल था, क्योंकि प्रॅक्टिस करने वाले वैद्य बहुत ही कम. टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठच्या गुलटेकडीच्या ऑफिसमध्ये लायब्ररी विभागात उपलब्ध आहे. प्लीज कॉल फॉर बुकिंग टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ. ठीक आहे. आयुत चिकित्सा सीडी नॉट रन ऑन विंडोज. ये तो अभी उसके बारे में तो कुछ पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं. वो मुझे बोल दिया था कि वो CCRS में दिया है उसको. आयुत निदान आयुत चिकित्सा इसके बारे में. हमारा काम विंडो बेस था. नहीं सॉरी, डॉस बेस था. तो अभी डॉस बेस तो नहीं रहा. अभी विंडोज बेस है. तो उसको वहां से विंडोज में कन्वर्ट करना है. ये पॉसिबल है सर, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है. विंडोज बेस करना पॉसिबल नहीं है, लॉस से विंडोज में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए. तो मालूम नहीं इस सभी के बारे में. तो वो तो केवल XP पर चलती थी, तो सीडी उन्होंने बनाई थी. विंडोज XP पर चलती थी. XP अभी तो आउटडेटेड हो गया. अभी तो विंडोज 10 या उससे आगे की वर्जन चल रहे हैं. मालूम नहीं अपडेट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में एक 2-3 वर्षों में प्रातिपदिक कोश का काम उपलब्ध होगा. वो तो मेरे हाथ में है. तो फिर ये नौबत नहीं रहेगी. और काफी अलग अलग तरीके से ये हम इसका प्रयोग कर सकेंगे. अभी जो MDSS मैं बता रहा हूँ कि माधव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर के लिए, या फिर ग्रंथों में से संदर्भ ढूंढ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के नतीजे पाना, ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है. तो तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ से ये खबर आई है कि कृष्ण कोश फिर से मिलने वाला है. ये भी अच्छी खबर है. आगे मालूम नहीं ये आयुत निदान आयुत उपचार के बारे में कुछ करेंगे नहीं करेंगे इस तरह से, लेकिन ठीक है. उनके जरिए जो होगा वो होने दो. हमारी तो कोशिश उससे काफी काफी आगे की है, और ये तो होता रहेगा, मुझे इसमें संदेह इस प्रकार का नहीं. चिकित्सा बुकिंग में कालच केले आहे, लक्षण कोश लगेच मिळाले. ओके फाइन. उसमें ऐसा था, लक्षण कोश 500 छपे थे, हेतु कोश 250 छपे थे, और औषध कोश सिर्फ 100 छपे थे, क्योंकि उनका कहना था कि इसको परचेस करने वाले कौन रहेंगे वगैरह इस प्रकार से. तो इसलिए लक्षण कोश सभी बिके नहीं गए थे. और जब जब मैं जहाँ वहां था और मैंने लक्षण कोश बेचने की कोशिश की थी, तो ये बताते थे नहीं हमारे पास उपलब्ध नहीं. लाइब्रेरी में वो मिल नहीं रहे हैं इस प्रकार से बताते. तो ठीक है, अभी उसका भाग्य अच्छा हो गया. लक्षण कोश वो मिल गए, लाइब्रेरी में ही थे और देना आरंभ कर दिया उसका इस प्रकार से. तो जिनको चाहिए वो तुरंत करे. हाँ, क्योंकि वो सीमित कॉपियां रहेगी लक्षण कोश की. वो छपवाएंगे फिर से अगर डिमांड आती है तो. लेकिन फिलहाल जो पहले बुकिंग करेगा उसको मिलता रहेगा, ये ज्यादा बेहतर है. और पूरे देश भर में लोग हैं. अभी मेरे पास उसका डाटाबेस नहीं रहा, तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि जो खरीदने के लिए तैयार थे लेकिन मिल नहीं रहे थे, और बार बार कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो मैंने छोड़ दिया था कि बस अब धीमे से कुछ नहीं होगा इस प्रकार से. तो ठीक है. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम प्रैक्टिस क्यों करें. तो पैसा कमाने के लिए
प्रतिष्ठानकडे आहे डाटाबेस नहीं है। डाटाबेस टीएमवी के पास है। हमने वो भी कोशिश की थी कि डाटाबेस को खरीदे इस प्रकार से, लेकिन वो भी नहीं हुआ था। तो ठीक है, अभी जो बहस चल रही है वो चलने दो। मुझे कुछ अपेक्षाएं नहीं है, अभी अपेक्षा करना मैंने छोड़ दिया है। तो लक्षण कोशाचा डाटाबेस वो पूरा त्रिस्कंद कोश डाटाबेस टीएमवी के पास है, ऐसा है। वो छोड़ो, अभी जो हम प्रातिपदिक कोश के बारे में काम कर रहे हैं, तो इसमें सिंगल डाटाबेस होगा। अभी ये 3 अलग डाटाबेस नहीं है, और ये पूरा नए तरीके से है, प्रातिपदिक कोश है। तो इसमें त्रिस्कंद कोश समा जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा व्यापक है। केवल त्रिस्कंद कोश में द्रव्य गुण कर्म कोश, आहार ज्ञान कोश, ये भी उसमें शामिल हो। तो उससे बहुत बढ़िया काम मैं अभी कर रहा हूँ प्रातिपदिक कोश के लिए। तो और पूरे ग्रंथ ले रहे हैं, केवल ये बृहत्तरी नहीं ले रहे हैं, सभी ग्रंथ ले रहे हैं। तो ये काफी व्यापक काम होगा और पूरा अलग तरीके से होगा। त्रिस्कंद कोश से कोई संबंध इसका नहीं रहेगा, फिर भी त्रिस्कंद कोश उसमें समा जाएगा, व्यापक रूप से समा जाएगा। तो ये बेयरिंग ही अलग है। और मैं चाहता था कि कॉपीराइट का कहीं इशू न हो जाए, तो कॉपीराइट का इशू इसमें नहीं रहेगा, अलग तरीके से काम कर रहे हैं। पूरा ढांचा ही अलग है और पहले से फिर काम कर रहे हैं इस प्रकार। ज्यांना त्रिस्कंद कोश घ्यायचा होता अशांची नावं त्रिस्कंदच्या सेमिनार वेळेस घेतली होती, है ना, लेकिन वो किसके पास है? टीएमवी ने भी उस समय में नाम लिख के रखे थे, मालूम नहीं उनके पास वो अभी है या नहीं है इस प्रकार से। मेरे पास काफी पूछताछ हुई थी, लेकिन मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। मैंने मोबाइल में त्रिस्कंद इस प्रकार से कुछ स्टोर किया है, जो इस प्रकार से इच्छुक व्यक्ति थे उनके बारे में। अगर मुझे मिलता है तो मैं सभी भेज देता हूँ। ये मराठी में करा है अभी जो आया है, वो हिंदी अंग्रेजी में भी करना चाहिए, ताकि भारत भर के लोगों तक पहुंच जाए। वेदस सरांना विचारावे लागेल, मालूम नहीं, पूछेंगे एक बार। लेकिन अपने आप हमारे ग्रुप में अगर ये कोशिश करते रहेंगे या टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे, तो वहां भी काफी वैद्य है, पूरे भारत भर से है। तो कोई ना कोई ये फिर प्रचार प्रसार उसका होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा। उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इतनी डिमांड आती है कि 400-500 लगने वाले हैं, तो पीएम भी तो पैसा कमाने के लिए बैठी है, तो ठीक है उनके लिए। वो करेंगे। तो प्राइस उतनी बड़ी नहीं है इतने वर्ष होने के बाद भी, तो ठीक है हमारे हिसाब में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस तरीके से मैं ये बात कर रहा था, प्रैक्टिस की बात कर रहा था, और प्रैक्टिस के बारे में सोचना है। और सभी वैद्यों को प्रैक्टिस करनी ही है, चाहे आप कॉलेज में पढ़ाते हो, चाहे किसी कैंपस में काम कर रहे हो, चाहे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हो, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी ही है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो विशालता आपको प्राप्त नहीं होगी। जो सोचने का तरीका है वो आपका बदलेगा नहीं। और ये प्रैक्टिकल साइंस है, बगैर प्रैक्टिस कुछ होगा नहीं इस प्रकार से। और इसलिए सभी को प्रैक्टिस करना जरूरी है, ये एक बात ध्यान में रखनी है। और फिर देखते हैं
जितने वैद्यों की संख्या बढ़ेगी, अच्छे वैद्यों की संख्या बढ़ेगी, उतना समाज में परिवर्तन आएगा, और ये केवल भारत में नहीं, विश्व भर में आएगा। तो इसलिए मैं बताना चाहता था कि हमारा उद्देश्य क्या है, इसके लिए हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। वो व्यापक उद्देश्य होना जरूरी है, केवल पैसे कमाना, प्रतिष्ठा कमाना इतना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना है। और दूसरी बात है, हमारा कुछ उत्तरदायित्व है कि हमारे ऊपर ये गुरुओं का ऋण है, गुरु ऋण बात कही जाती है, और जब तक ये चुकाएंगे नहीं, छात्रों को विद्यादान करेंगे नहीं, तब तक हमें इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये गुरु ऋण है ऐसा समझकर उसको आगे बढ़ाना है, ये दूसरी अहम चीज है। नहीं तो क्या, अभी बहुत सारे संतुष्ट वैद्य हैं कि बस इतने बरस से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, कार है, बंगला है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से आगे क्या करना है ये करते रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। मेरा कुछ दायित्व नहीं है इसको आगे बढ़ाने के लिए, ये बात नहीं होनी चाहिए। एक तो मैं निरंतर विद्यार्थी रहना चाहता हूँ सीखता रहना चाहता हूँ, और दूसरी जगह ये छात्रों तक रहना चाहता हूँ। तो मुझ जैसे अनेक छात्र बने, मुझ जैसे अनेक वैद्य बने, ये मेरी कोशिश होनी चाहिए, और तभी हम आयुर्वेद क्षेत्र को आगे लेकर जाएंगे। नहीं तो काफी मुश्किल इस प्रकार की बात रहेगी। धातुभिर्गन्धकाद्यश्च निर्द्रवैर्वर्धितो रसः शुश्रक्ष्णः कज्जला भूसौ कज्जली इत्यभिधीयते। तो धातु और गंधक वगैरह से जो निर्द्रव है, भारत का मर्दन करते हैं, सुश्लक्ष्ण और कज्जल जैसा बन जाता है, उसको कज्जली कहते हैं। तो ये एक सूत्र, सिर्फ एक सूत्र तो कम से कम पढ़ना है, इसलिए मैंने ये ले लिया। सद्रवा मर्दिता सेव रसपंक इति स्मृता। अगर द्रव के साथ उसको मर्दन करते हैं तो उसको रसपंक, चिकन, इस प्रकार से बताया जाता है। तो ठीक है, अगले हफ्ते में सोमवार को लेक्चर होगा, उसके बाद का क्या होगा मैं सोमवार को बता दूंगा। मंगलवार को तो निश्चित रूप से नहीं है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार करना है नहीं करना है मैं थोड़ा सोच के बता दूंगा। तो सोमवार को मिलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। स्कंद कोश खरीदने पर पहले लक्षण कोश की प्रस्तावना पढ़ ले, वो 30 पृष्ठों की है, और मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत इन 4 भाषाओं में है। जो आपको भाषा पसंद हो उसमें देखे, लेकिन वो पढ़ने के बगैर स्कंद कोश पढ़ना आरंभ मत करें, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले प्रस्तावना पढ़े और फिर कोश को देखे, ज्यादा बेहतर इस प्रकार।